नमस्कार। बिजनेस प्रोसेस के ऊपर भी काम करने वाली कंपनियों के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे आसपास होती है। उसी की चर्चा करने वाले हैं जो कि किसको कहते हैं नॉर्मली कॉल सेंटर। और उसको नॉर्मली तो कॉल सेंटर कहते हैं, लेकिन ये बिजनेस को एक प्रमोट करने वाली कंपनियां होती है जो कि एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से प्रमोट करना या उसकी प्रमोशन को लेकर के काम करना या फिर उसकी इंफॉर्मेशन को लेकर काम करना या उसके कंप्लायंस को लेकर काम करना या फिर उसको कंप्लेंट जो उनके पास सर्विसेज को लेकर आती है उस पर काम करना। इसमें एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। बेसिकली ये कॉल सेंटर और की कंपनी जब निकल के आती है जिसको कहते हैं बीपीओ सेक्टर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या क्या काम होता है, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के ऊपर काम निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी केवल और केवल कॉलिंग ही नहीं करती है आपको। कॉलिंग के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, आउटसोर्सिंग वाले काम्स में भी काम रखता है, जहाँ पे एजेंट, जहाँ पे एआई पावर कहती है कि एआई पावर्ड कंटेक्ट सेंटर सॉल्यूशंस भी काम करते हैं। आजकल एआई बेस पे कस्टमर सपोर्ट भी काम करता नजर आता है, जहाँ पे जो कि इंडस्ट्री सॉल्यूशन के काम करती हैं कंपनियां, इनको सपोर्ट लेवल देती है। उनकी बात देखा जाए तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में, कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग में, रिटेल्स के अंदर, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नाम और निकल के आता है, रिटेल्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, मतलब जो भी इनके पास देखा जाए यहाँ पे सेक्टर वाइज, तो इनके पास एक जो बिजनेस प्रोसेस है करीब बैंकिंग और फाइनेंस के करीब एक ही कंपनी नजर आती है इनके पास। दूसरा कुछ नाम निकल के आता है, कंपनी का नाम इन्होंने दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे कंपनी के नाम वैसे नहीं दे रखा है। यहाँ पे कौन सी कंपनी के लिए कामकाज करती नजर आती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं दिखने। पेंश्योर कोऑर्डिनेशन इंट्रैक्शन की बात करती हैं ओनली। और इसके बाद देखा जाए कंज्यूमर पैकेज जो गुड्स हैं उनके पास दो कंपनी, दो क्लाइंट्स हैं जिसके लिए कामकाज करती है। रिटेल में तीन कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर के चार कंपनियां हैं, टेलीकॉम की पांच कंपनियां हैं, इसके लिए कामकाज करती कंपनी है। तो किसी भी स्टॉक को समझने से पहले किसी मार्केट में किसी पोटेंशियल को समझना जरूरी है, आखिर कंपनी हमारे आसपास में करती क्या है और इस जो काम करती है उस कंपनी से कितना बेनिफिशियली नजर आता है। इसी क्रम में देखा जाए तो इनके पास जो 1.4 मिलियन का निकल के आती है कॉस्ट सेविंग वाइल मिटिगेशन रिस्क के हिसाब से देखा जाए, इंक्रीज इन द एनुअल रिटर्न जो कि 50 मिलियन के इंक्रीज करती नजर आती है। ऑन बोर्डिंग्स इन द 4 मंथ और कहती है 600 PTECS हमारे पास हैं। ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसके बारे में और ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है। कोई की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात करती है, रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस की बात करती है, जहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस की तरफ से निकल के आती है। ये था कंपनी का थोड़ा सा पार्ट्स, और इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदुजा जो सॉल्यूशंस है अर्थात हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन बेसिकली लिस्टेड कंपनी है और स्टॉक प्राइस छोटी नहीं है, नियरली करीब 800, 850, 900 के आसपास ट्रेड करती नजर आती है कई बार। तो इसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा पार्ट्स को समझ रहे थे, और इसमें देखा जाए चार्ट को, तो चार्ट हम एक नज़र डालें तो ये लगातार इस चार्ट में आप देख पाएंगे, यदि हम फिलहाल की कई बार क्या क्या होता है ना, जब किसी नज़दीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो चार्ट तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये चार्ट में तो काफ़ी ही स्विंग वाली पोजीशन बनती नज़र आती है, स्विंग के बाद दोबारा जब गिरती है तब भी स्विंग वाली पोजीशन से गिरती है, जहाँ भी देखा जा सकता है। इसके बाद थोड़ा सा एब्सोल्यूटी बनाती नजर आती है कंपनी, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का जंप करती नजर आती है। ये एक वैसे भी शॉर्ट टर्म की डेटा होती है। यदि हम लॉन्ग टर्म के डेटा की तरफ देखें तो लगातार कंपनी में क्या हो रही है, एक गिरावट का माहौल देखने को मिली है। कब से? कुछ पीरियड से। फिलहाल गिरावट के बाद जो अभी करंट सिचुएशन देखने को मिली है, जो कि टाइम फ्रेम की बात करूं करीब मार्च की बात कर, मतलब लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा करता नजर आता है, क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाए तो करीब अच्छा खासा जंप नजर आती है टाइम फ्रेम के जोन के हिसाब से। अब आते हैं कंपनी के थोड़ा सा जानते हैं हिंदुजा ग्लोबल के बारे में। और बाबा न्यू की हाई तरफ देखा जाए तो करीब 1100 तक प्राइस गया था, लो के साइड देखें तो 820 तक गया था, अर्थात ये अभी 800 के आसपास, 850 के आसपास कामकाज करती है। स्टॉक में इस तरह गिरावट वाली पोजीशंस हैं, ये गिरावट करके थोड़ा सा 820, 720 तक आया था और फिर उसने ऊपरी सतह पे कामकाज करती नजर आई। क्या इसका फंडामेंटली सपोर्ट नहीं करता है क्या? ऐसा कुछ है? तो इसके लिए हम चलते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं कंपनी के थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पर। तो कंपनी को एक टर्म से क्या जा सकता है, जो कंपनी इज अंडर वैल्यूड इन द करंट मार्केट। ठीक है, इस कंपनी को अंडर वैल्यूड कहा जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की बुक वैल्यू कितना है, करीब 1610 रुपये का।
1610 रुपये का फेस बुक वैल्यू है, तो कंपनी का वैल्यू प्राइस टू बुक कितना है, एक आधा परसेंट के आसपास निकल के आती है। अर्थात आधा है, जितना इसका बुक वैल्यू है करंट मार्केट में उससे आधा है फिलहाल। कंपनी के क्या इशू क्या है कंपनी में? इशू तो यहाँ पे देखने को डेट्स रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, करंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 2.33 के आसपास निकल के आती है। इंडस्ट्री की पोटेंशियल के बाद में 32 के आसपास आती है, इस क्रम की बात करें तो यहाँ पे 30 के आसपास आती है। अर्थात इंडस्ट्री जिस हिसाब से पोटेंशियल देती है उस हिसाब से इसकी स्टॉक में उस हिसाब से पोटेंशियल देखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आते हैं 612 का। 612 का इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू 1610 का, करंट मार्केट प्राइस है 816 के आसपास। आरओसी की बात करें 3.2, आरओई की बात करें तो 1.6 और ईपीएस की बात करें 28। इन सब के पीछे की जो होल्डिंग है वो होल्डिंग है प्रमोटर्स इज 67%। प्रमोटर ने कोई भी प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। और इन सब के पीछे देखा जाए तो डिविडेंड पेड 1.74 और केवल फेस वैल्यू 10 रुपये का कंपनी का निकल के आती है। अब इसके बारे में कुछ और जानने के प्रयास करें, क्या हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, किस लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दिया जाए तो क्या निकल के आती है। हमने पहले कहा जो ये कंपनी क्या करती है, एक बीपीओ और केपीओ की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। बेसिकली इनका इंडस्ट्रीज ये है, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हमने इस वेबसाइट्स पे देखा था कि क्या क्या करती है, चाहे वो एआई बेस में काम करती हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर कामकाज करती है, मतलब एक तरह से सारे कामकाज करती नजर आती है, जो कि एक बिजनेस प्रोसेस के लिए बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कामकाज करती नजर आती है। 1 साल के चार्ट को हम लेते हैं सामने। 1 साल के चार्ट में लगातार स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक में लगातार एक गिरती वाली सिचुएशन निकल के आती है। जिस पीरियड से जहां से भी आकलन करें लगातार यहाँ पे गिरती नजर आई, उसके बाद यहां तक तो गिरती समझ में आती है, लगातार पोजीशन क्या था, गिरती नजर आई थी। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम फ्रेम में आकर क्या होता है, जहाँ पे सेम यहाँ भी सिचुएशन हुई थी इस कंपनी का। इनको लगता था जो अच्छा मार्केट में स्टेबल करती नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गिरावट हुआ सिचुएशन। लेकिन यहाँ भी सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। इसकी एवरेज प्राइस के आसपास फिलहाल कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। अर्थात क्या लगता है, यहाँ से कंपनी सीधे उड़ने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, या पीछे भागती नजर आती है कंपनी। ट्रेंडिंग की चर्चा करेंगे। ट्रेंडिंग की चर्चा पिछले 3 महीने के 1 क्वार्टर को कर लें। 1 क्वार्टर में इसका रेजिस्टेंस की तरफ चर्चा करें, इनकी रेजिस्टेंस निकल के आती है, ठीक है। और सपोर्टिंग लेवल की बात करें जहां पे बार बार स्टॉक आती है, वो प्राइस रही इसकी ये। अर्थात इसी जोन में लगातार कंपनी कामकाज करती नजर आई है, चाहे वो गिरती है पड़ती है। अर्थात यदि ये स्टॉक में इस जोन से नीचे गिरी तो सोचिए स्टॉक गई, और इस जोन से ऊपर गई तो फिलहाल स्टॉक्स उड़ती नजर आ सकती है। और क्या इसका फंडामेंटली सपोर्ट देता है या नहीं देता है, इसके लिए सपोर्ट के लिए चलते हैं लेटेस्ट अपडेट में। लेटेस्ट अपडेट में 17 को आया था इन्फॉर्मेशन, न्यूज पब्लिकेशन आया था। ढेर सारा न्यूज पब्लिकेशन उन्होंने दे रखा है, अनाउंसमेंट कर रखा है। क्या क्या अनाउंसमेंट है कंपनी के लिए, तो लेटेस्ट अपडेट क्या थी इसके लिए, कहती है नोटिस पब्लिश द ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर टू आईपीएफ। आईपीएफ में उन्होंने ट्रांसफर किया फंड को, अनक्लेम्ड चीज को। इसके पहले क्या था, 1/6 को क्या था इन्फॉर्मेशन कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया था। अब ये रिजल्ट इनका कितना सपोर्ट लेवल देता है उसको हम समझने का प्रयास करें। एक नज़र चलते हैं डिविडेंड की तरफ, और डिविडेंड में देखें तो फिलहाल इनका कोई डिविडेंड का पार्ट 24 में नहीं रहा है। 23 में कंपनी ने बायबैक किया था, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। इसका मतलब बायबैक करने के लिए पैसा है, तो फिर स्टॉक परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती क्यों नहीं है, यही तो बात निकल के आती है। चलते हैं हम इसका रिजल्ट भी वेरीफाई करके देख, तो चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ, जहाँ पे कंपनी का ये निकल के आती है जो कि कंपनी के पास यदि एसेट्स तरफ एक ध्यान देना ना, तो कंपनी के एसेट्स क्या निकल के आते हैं। एसेट्स चाहे इसका स्टैंड लोन हो या कंसोलिडेट हो, लगातार एसेट्स में ग्रो लेवल देखने को मिला है। आप आकलन करके देखिए, लगातार इसमें ग्रो लेवल देखने को मिला। रेवेन्यू क्या हुआ, रेवेन्यू में थोड़ा ग्रो था, फिर इसमें क्या था, गिरावट थी,
अर्थात यहाँ पे ग्रोथ था, यहाँ पे गिरावट थी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से दिखा जाए, और फिर यहाँ के आसपास यहाँ पे नजर आता है। अब इसके बेसिस पे हम प्रॉफिट को आकलन करें, ये प्रॉफिट क्या निकल के आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे इस डेटा के बेस पे यहाँ पे देखिए इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये, टोटल प्रॉफिट ये, टोटल एसेट्स ये, रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट, अर्थात कोई खर्चा ही नहीं हुआ क्या। कोई बात नहीं, 22 का डेटा था, यहां से यहां का आकलन करके देखिए, ये आकलन सीधे गिरता हुआ फिर चलता हुआ, मतलब क्या है यहाँ पे कुछ मुझे समझ नहीं आता। चलते हैं इसको समझने के लिए और इस हिस्टोरिकल डेटा को देखें, तो वो चार्ट बेसिस दिख रहेगा था। यहाँ पे देखा जाए तो 2021 के जून से लेकर के अभी तक मार्च 24 में इसका जो रिवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए वो रिवेन्यू इंक्रीज नहीं नज़र आती है। रिवेन्यू लगातार एक गिरती नज़र आती है, 1200 करोड़ से कम हो गया, 1100 करोड़ से कम हो गया, तो ये एक पोजीशन था इसका। अर्थात इनकी सेल्स में क्या हुआ, डाउन साइड देखने को मिला। और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार गिरती नज़र आती है, 10% से 6% गया, 7% से कम हो गया, इसके बाद अच्छा खासा था। अब आते हैं प्रॉफिट की तरफ। इस कंपनी की प्रॉफिट जो था कंसिडर 88 करोड़ के आसपास, और इसमें पहले अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई थी कंपनी, 5,700 करोड़, 34 करोड़, 52 करोड़। उसके बाद पता नहीं क्या कौन सी नज़र लगी कंपनी का, जो लगातार इसमें गिरावट वाली सिचुएशन थी। ईयरली टू डेटा की बेसिस बातें करें, ईयरली डेटा क्या कहती है, जो कि हम दो आकलन करके देखेंगे, एक तो कोविड से पहले का, कोविड के बाद का। ये हुआ कोविड से पहले का, और सॉरी कोविड तो बेसिकली 21 22 में ज़्यादा रहा था ना, क्योंकि 20 मार्च में आया था कोविड इंडिया में, और इफेक्टेड कहाँ हुआ था, इफेक्टेड हुआ था इस पीरियड में। 21 का आकलन करें, इस पिछले में एक टाइमलाइन लें। उसके बाद 22 के बाद ग्रो होना चाहिए था, ये ग्रो लेवल क्या निकल के आई, हल्की सी वाई हिसाब से परफॉर्मेंस करती नजर आती, लेकिन 20 में तो ये बिल्कुल गिरा हुआ था ना, सेक्टर ही गिरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कामकाज ही नहीं चल रहे, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफ़ी नुकसान हुआ था। ये इसको एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। इसके बाद कंपनी के लॉस 131 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट करवा रही थी, वहाँ पे लॉस लॉस लॉस, सर लॉस नहीं है बेसिकली, मैं आपको एक डाउन साइड देखने को मिला इनकी पोजीशंस में, एक गिरावट वाली पोजीशन देखने को मिला। क्या इसका रेशियो क्या है, उनके पास 2 महीने में कोई पैसा देता है तो डेटर्स कितना पड़ा है, डेटर्स कितना पड़ा है इसका 745 करोड़ के आसपास, 745 करोड़ में सेल्स कितना था 4600 करोड़ का, अर्थात कितना नियरली हार्डली कितना परसेंट होता है, करीब करीब 17.5% से 18% के आसपास। चलिए इतना तो चल सकता है, 10-12% नॉर्मल होता है, थोड़ा सा 60 दिन में पैसा आ जाएगा तो अच्छी बात है। अब आते हैं कहाँ पे, इन्वेस्टर की पार्ट। इन्वेस्टर की पार्ट क्या कहती है इस कंपनी के बारे में थोड़ा समझें। इन्वेस्टर की पार्ट कहती है जब प्रमोटर 68 और 32 इज द पब्लिक, जो कि पब्लिक के पार्ट ये रही। दोनों में क्या निकल के आती है, पब्लिक में कौन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप्स लिमिटेड है जो कि मेन होल्डिंग्स में है। दूसरी तरफ देखें एफ आई करीब 12% आसपास, पोजीशन लगातार बनी हुई है और कोई डाउन साइड नहीं था। डीआई की बात करें तो डीआई कोई है नहीं। पब्लिक की तरफ देखा जाए तो पब्लिक में क्या निकल के आती है, पब्लिक में कुछ बड़ी नाम चेहरा बताऊं तो इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की निकल के आती है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल्स, और एक रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब ये रिलायंस ग्रुप की है या किसकी ग्रुप की है, अब रिलायंस लगा है तो रिलायंस में तो दो भाई हैं, ये उसकी ग्रुप की है उसकी ग्रुप की है, किसकी पोजीशन है यहाँ पे 1% के आसपास कंपनी में आती है, जो कि बहुत पहले से देखने को मिलती है, और ये भी पोजीशन लगातार बढ़ाती नजर आती है कंपनी में। उसके बाद देखा जाए ये कंपनी कहाँ की होल्डिंग आती है, यहाँ पे 1.5% के आसपास होल्डिंग है। रेस्ट जो होल्डिंग है इसमें से कितना परसेंट होल्डिंग निकाल दें, 4% निकाल दें। 4% के बाद करीब करीब 15% होल्डिंग कहाँ पे है, केवल रिटेल में कामकाज करती है। ये इसके लिए थोड़ा सा पार्ट्स, और ये कंपनी बारे में एक नज़र हम डालते हैं। बेसिकली हम जब रिलायंस का नाम सुनते हैं ना थोड़ा सा लगता है यार सोचना चाहिए कौन से ग्रुप्स की कंपनियाँ हैं। इस कंपनी के बारे में क्या निकल के आती है,
कंपनी के बारे में निकल के कुछ इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, किस ग्रुप की कंपनियां है, किसकी है। और रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे, और इसके वेबसाइट्स पे निकले पोर्टफोलियो इन द होल्डिंग्स की बात करती है, इसकी क्या निकल के आती है। जहाँ पे देखा जाए तो इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग जो कि हिंदुजा ग्रुप में है, काइनेमेटिक इंजीनियरिंग में है, एनडीएल में है, या इनकी पोजीशन निकल के आती है, किस टाइम की पोजीशन है वो इसमें टाइम फ्रेम की डिटेल नहीं आती है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो हम इसमें ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, और जो लेटेस्ट अपडेट है नहीं है उस पर हम ना जाएं। क्योंकि रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 11% की होल्डिंग देखने को मिलती है आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर। और ये इसमें क्या निकल के आती है, इस कंपनी में निकल के आती है इनका यील्ड करीब 11% के आसपास है इस कंपनी का। और ये प्राइवेट लिमिटेड में कहाँ पे क्या कर रही है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन, अनसिक्योर्ड लोन की बात करिए, एनुअली इन द मार्च 120 शेयर इशू साइज था। और ये भी कंपनी सर लिस्टेड है क्या, लिस्टेड तो नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि कूपन से इसका विज से निकल के आती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी जो कि हमने गूगल से ऐसे देखा, रेंडमली सर्च करने का प्रयास किया, चाहे इंस्टा फाइनेंशियल के बात को, सबकी सब यहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल अच्छी से निकल के देती है कि कंपनी क्या है, कंपनी की क्या निकल के आती है, कंपनी की कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेशंस पे है, कहाँ कहाँ कंप्लेन है, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ कंपनी करती है, और इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है वो समझ सकते हैं। और इसकी देखा जाए तो कंपनी कहाँ पे काम का लेटेस्ट बैलेंस शीट 31 मार्च तक की निकल के आती है। तो ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन था, इसमें हम जान ना जाएँ। चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, चार्ट वेब में क्या कहती है। चार्ट बेस में आज डेटा बेस में क्या निकल के आती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल को हम देखें। एज ऑन डेट में कंपनी का कोई परफॉर्मेंस लेवल 10 सालों में क्या हुआ, 210 77 का ग्रो लेवल है, उसके बाद क्या हुआ, लगातार डिक्लाइन वाली सिचुएशंस बनी है। और सिचुएशन बनने के बाद यहाँ पे पिछले 3 साल 3 महीने से अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि चार्ट में क्या हो रहा है, इसकी चार्ट में ट्रेंडिंग व्यू चेंज हो रहा है। ट्रेंडिंग व्यू चेंज होने का मतलब मैंने ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक लंबी गिरावट के बाद आप देखेंगे इसका पूरे पूरे चार्ट के अंदर एक लंबी गिरावट, जो कि लंबी गिरावट कहाँ कहाँ हुई थी, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी। लंबी गिरावट के बाद ये क्या लगता है सस्टेन करती नजर आती है, क्या लगता है उड़ती नजर आएगी, क्योंकि हमेशा जब भी स्टॉक में क्या हुआ, एक पोजीशन आई दोबारा गिरी, यहाँ पे पोजीशन आई दोबारा गिरी, एवरेज वैल्यू का दोबारा पहुंची। अर्थात यहाँ पे क्या रख रही है ना, शॉर्ट पीरियड में स्टॉक लगातार चलने के लिए तैयार हो रही है। इसके मतलब ये हो सकता है यहाँ से स्टॉक में फिलहाल यहाँ से जंप करती नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स ऐसा नजर आती है, चाहो तो आप इंडिकेटर यूज करके देख लेना, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में क्या लग रहा है, एक एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात निकल के आती है, जहाँ पे स्टॉक में क्या हो रहा है, बार बार एक ही प्राइस पे आके अटकी है, बार बार एक ही प्राइस पे आके अटकती नजर आती है। चाहे इस प्राइस की बात करूं या इस प्राइस के आसपास की बात करूं, सॉरी इस पास की बात नहीं करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसके आसपास में लगातार आने के लिए उत्सुक है इसका प्राइस। इससे पहले इस प्राइस के आसपास 2 बार दोबारा टच करती नजर आती है। तो यदि इस हिसाब से ये बढ़ती नजर आती है यहाँ से, तो स्टॉक में क्या होगा, एक परफॉर्मेंस लेवल दोबारा देखने को मिल सकती है शॉर्ट पीरियड में। बाकी लंबा पीरियड के लिए स्टॉक की परफॉर्मेंस यदि फंडामेंटली सपोर्ट करता नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे डीआई की बात करें, डीआई में क्या निकल के आता है, डीआई कोई है ही नहीं, इंडियन कोई डीआई नहीं है, एफआई का केवल अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बैठा है। तो फिर मार्केट में क्या होगा, मार्केट में कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, और ऐसे ही चलती रहेगी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे डीआई की पोजीशन लगातार घटी है और डीआई कभी आई नहीं। जबकि इस कंपनी में और क्या हुआ, एफआई ने पोजीशन, प्रोमोटर ने पोजीशन को बिल्डअप किया, अर्थात यहाँ पे प्रोमोटर ने पोजीशन को खरीदा, और डीआई की पोजीशन, एफआई की पोजीशन क्या हुआ, लगातार बढ़ती गई, मार्च से लेकर 24 एक साल में लगातार कुछ किया नहीं। और ये सब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते नहीं, इसलिए यहाँ तो मार्केट में क्या लग रहा है, अच्छा यहाँ पे एफआई है तो मार्केट अच्छा जंप कर सकता है। ये परफॉर्मेंस लेवल की बात करें, जिसमें देखा जाए कुछ पीएस कंपनी भी है चलने के लिए, उसका भी आगे चल के कंपेयर करेंगे। हम जान रहे थे HGS के बारे में, जिसको हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन के नाम पे जाना जाता है। हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में, और उसको दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जहाँ पे हम फंडामेंटली हाईलाइट से लेकर के टेक्निकल थोड़ा सा ट्रेंड की बात करते हैं, आपकी चार्ट ट्रेंड क्या कहती है,
हम कोई इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं। आप चाहो तो जितना मन करे लगाओ इंडिकेटर, ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं। चाहे यहाँ की वेबसाइट की बात करो, किसी वेबसाइट के ऊपर देखो 50 और 60 इंडिकेटर हैं। हम केवल चार्ट को एक देखने के बाद एक एनालिस करते हैं तो चार्ट क्या कहना चाहती है, चार्ट किस तरह से रिएक्ट करना चाहती है, कैसा रिएक्ट हो सकता है, इसको हम आकलन करते हैं दोस्तों। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।